is Radhika Gaur with the session number 11 of your chapter Natural Resources, and in this session we are here going to discuss about carbon cycle. So guys, carbon cycle के बारे में अभी हम इस सेशन में स्टडी करने जा रहे हैं. इससे पहले हम ऑलरेडी वाटर साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. इस होल चैप्टर में हम ऑब्वियसली 4 साइकिल के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट हो गया हमारा वाटर साइकिल, सेकंड हो गया हमारा ऑक्सीजन साइकिल, थर्ड हम यहाँ पे कार्बन साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट नाइट्रोजन साइकिल. इज दैट क्लियर टू यू? सो लेट्स स्टार्ट अ कार्बन साइकिल. So the thing is that all life is based on the element carbon. Simply सारी जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है? कार्बन एलिमेंट पे डिपेंड करती है. कार्बन इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, yet by weight carbon is not one of the most abundant element within earth's crust. जो कार्बन है उसको एक मेजर कंस्टिट्यूएंट माना गया है ऑर्गेनिक मैटर का, जबकि इवन जो वेट के थ्रू देखा जाए तो कार्बन सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट नहीं है. इसको 12th पोजीशन मिली हुई है, लेकिन फिर भी जो कार्बन है सबसे मेजर कंस्टिट्यूएंट्स है ऑर्गेनिक मैटर का. Is that clear to you? That all life is based on the element carbon and carbon is the major constituent of organic matter, yet by weight carbon is not one of the most abundant elements within the earth crust. Clear? Now the thing is that carbon is stored in our planet as, obviously जो कार्बन है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे प्लैनेट पे स्टोर्ड है. तो सबसे पहले हम वही स्टडी कर लेते हैं कि कार्बन प्लैनेट पे कहाँ पे स्टोर्ड रहता है. क्लियर? फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज स्टोर्ड एज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द बायोस्फीयर. जो कार्बन है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहता है इन द लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म में, डेड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है. फाउंड इन द बायोस्फीयर, जो भी बायोस्फीयर में हमारे लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कार्बन है वो स्टोर्ड रहता है. क्लियर? दैट जो कार्बन है वो बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्टोर्ड रहता है. Also, it is stored as carbon dioxide in the atmosphere. जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की तरह भी अवेलेबल रहता है. ऑब्वियसली वी नो जो एयर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है. तो सिंपली जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें भी क्या है? कार्बन ही तो है. तो सिंपली दो चीज तो ये हुई हमारी कि फर्स्ट जो कार्बन है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तरह लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है. सेकेंड जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है. थर्ड थिंग इज दैट एज ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल्स. सॉइल्स में ऑर्गेनिक मैटर की तरह भी जो कार्बन है वो प्रेजेंट रहता है. क्लियर? दैट कार्बन इज प्रेजेंट एज ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल्स. It is also present as a fossil fuels and sedimentary rock deposits like limestone, dolomite and chalk. जो कार्बन है वो फॉसिल फ्यूल्स में भी प्रेजेंट रहता है. जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स में सब में कार्बन मिल सकता है, जैसे पेट्रोलियम हुआ, हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं उसमें. तो सिंपली जो है जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनमें भी कार्बन प्रेजेंट रहता है. और जितने भी हमारे सेडिमेंट्री रॉक डिपोजिट्स होते हैं, जैसे हमारा लाइमस्टोन हुआ, डोलोमाइट हुआ, चॉक हुई, इन सब में भी जो कार्बन है वो प्रेजेंट रहता है. इज दैट क्लियर? That carbon is present as organic matter in the soil and as fossil fuels and sedimentary rock deposits. Clear? इसके बाद हमारा बात आती है that in the oceans as dissolved atmospheric carbon dioxide and as a carbonate shells in the marine organism. जो कार्बन है वो ओशियन में प्रेजेंट रहता है एज डिसॉल्व्ड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. क्या होता है? वाटर में भी डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है. तो उस फॉर्म में जो कार्बन है वो ओशियंस में डिसॉल्व रहता है. और उसके साथ साथ ओशियंस में जितनी भी हमारे मैराइन ऑर्गेनिज्म की शेल्स होती हैं वो भी कार्बोनेट की बनी होती हैं, उनमें भी कार्बन प्रेजेंट रहता है. इज दैट क्लियर? दैट कार्बन इज प्रेजेंट इन द ओशियंस एज डिसॉल्व्ड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड एज कार्बोनेट शेल्स इन द मैराइन ऑर्गेनिज्म. क्लियर? अब बात आती है हमारी कार्बन साइकिल की. अभी हमने यहाँ तक स्टडी किया कि कार्बन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है, कार्बन कितनी क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. वहां पे हमने स्टडी किया कि हमने सारी चीजों के बारे में स्टडी किया जहां पे भी हमें कार्बन देखने को मिल सकता है. अब बात आती है कार्बन साइकिल क्या होती है. तो कार्बन साइकिल को यदि शॉर्ट में मैं आपको डिफाइन करूं तो जो कार्बन की मूवमेंट है वो एटमॉस्फेयर में कैसे होती है, कैसे वो मूवमेंट या एक्सचेंज कार्बन का पॉसिबल हो पाता है, उसी को सर्कुलेशन के जो प्रोसेस है कार्बन का उसी को हम कार्बन साइकिल बोल सकते हैं.
यदि हम इसको डिफाइन करें तो कार्बन साइकिल इज द बायोजियोकेमिकल साइकिल बाय विच कार्बन इज एक्सचेंज्ड अमंग द बायोस्फीयर, जियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। कार्बन साइकिल क्या है? एक वो बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसके थ्रू जो कार्बन है वो बायोस्फीयर, जियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बीच में एक्सचेंज होता रहता है। क्लियर? अब सो ऑब्वियसली हमारी अर्थ के नॉर्मली 4 मेन पार्ट्स हो गए, ये बायोस्फीयर, जियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। इनके बीच में जो कार्बन का एक्सचेंज होता है, जिस साइकिल के थ्रू कार्बन का एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है, उसी साइकिल को हम क्या बोलेंगे? कार्बन साइकिल बोलेंगे। तो सिंपल टर्म्स में कार्बन साइकिल एक वो बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसके थ्रू कार्बन जो एटमॉस्फेयर है, जो हाइड्रोस्फीयर है, जियोस्फीयर, बायोस्फीयर है अर्थ के, उनके बीच में एक्सचेंज होता रहता है। सिंपली कुछ नहीं है, कार्बन के मूवमेंट की जो साइकिल है उसी को हम कार्बन साइकिल कहते हैं। कार्बन के एक्सचेंज होने की, उसके मूवमेंट की, उसके इधर से उधर जाने की जो साइकिल है उसी को हम कार्बन साइकिल बोलते हैं। क्लियर? एक्चुअली ऑल ऑफ दिस कंपोनेंट्स आर रिजर्वोयर्स ऑफ कार्बन। जो अभी मैंने आपको बताया, हाइड्रोस्फीयर, जियोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये क्या है? ये सारे कंपोनेंट्स कार्बन के रिजर्वोयर्स हैं। क्लियर? The carbon exchange between reservoirs occurs because of various chemical, physical, geological and biological process. जो कार्बन का एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है इन्हीं रिजर्वोयर्स के बीच में, वो किसकी वजह से होता है? वो कुछ केमिकल, फिजिकल, जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से ही होता है। Is that clear? That all these components, like I told you, biosphere, geosphere, hydrosphere, atmosphere, are reservoirs of carbon. And the carbon exchange between reservoirs occur because of various chemical, physical, geological and biological processes. Clear हुई आपको ये बात? Thus, carbon cycle is a complex series of processes through which all carbon atoms in existence rotate. Simply जैसे मैंने आपको बताया था, कार्बन साइकिल सिंपली एक कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है उन प्रोसेस की जिनके थ्रू जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो रोटेट करते रहते हैं। क्लियर? दैट कार्बन साइकिल इज अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ प्रोसेसेस थ्रू व्हिच ऑल कार्बन एटम्स इन एग्जिस्टेंस रोटेट। क्लियर? अब बात आती है जो कार्बन साइकिल है वो किन स्टेप्स में कंप्लीट होती है और वो स्टेप्स इसकी हैं क्या क्या। क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्या है? कार्बन एंटर्स द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्पिरेशन एंड कंबशन। कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और ऐसा कैसे होता है? ऐसा रेस्पिरेशन और कंबशन की वजह से होता है। सिंपली देखो, जब प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं ह्यूमन को, जब प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन एंटर करी वो किसकी फॉर्म में करे? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। किसके प्रोसेस से हुआ ये? रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। सेम कंबशन के प्रोसेस से, यदि हम किसी भी वुड को या किसी भी रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन फॉर्म जैसे कोई भी कंबशन रिएक्शन क्रिएट करते हैं, कंबशन रिएक्शन कराते हैं, तब भी क्या होता है? वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इज दैट क्लियर? तो सिंपली एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो कैसे एंटर करती है? Carbon enters the atmosphere as carbon dioxide from the respiration and the combustion. Now step number 2. Carbon dioxide is absorbed by producers to make carbohydrates in photosynthesis. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्सॉर्ब की जाती है प्रोड्यूसर्स के थ्रू, और वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। सिंपल सी बात है दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सॉर्ब्ड बाय प्रोड्यूसर्स टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब होने के बाद ही क्रिएट होता है, और वो भी क्या है? कार्बन की हमारी नेक्स्ट स्टेप है। क्लियर? दैट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई, कार्बन एंटर करी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसको प्रोड्यूसर्स ने, प्लांट्स ने एब्सॉर्ब कर लिया, और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे उन्होंने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन कर दिया। नाउ स्टेप नंबर 3, एनिमल्स फीड्स ऑन द प्लांट पासिंग द कार्बन कंपाउंड्स अलोंग द फूड चेन। जो एनिमल्स है वो प्लांट्स पे फीड करते हैं पासिंग द कार्बन कंपाउंड्स अलोंग द फूड चेन। ठीक है? क्या है? जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे फीड करेंगे तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो फूड चेन के साथ जो एनिमल्स हैं उनमें फीड होके चले जाते हैं, ऑब्वियसली पास हो जाते हैं। क्लियर? फूड चेन के थ्रू एनिमल्स में कार्बन कंपाउंड्स पास हो जाते हैं।
Most of carbon they consume is exhaled as carbon dioxide formed during respiration. अब जितने भी कार्बन जो वो कंज्यूम करते हैं उसमें से ज्यादातर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर आ जाती है. The animal and plant eventually die. और उसके बाद क्या होता है, एनिमल एंड प्लांट्स एक टाइम के बाद ऑब्वियसली उनकी डेथ हो जाती है. The thing is that यहाँ तक हमने देखा कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई वो सेम अगेन ह्यूमन बींग्स में कार्बन आ गई और अगेन वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई और अगेन वो नेचर में एक्सहेल कर दी गई. क्लियर? Now step number 4 is that the dead organisms are eaten by decomposers and carbon in their bodies is returned to the atmosphere as carbon dioxide. अब जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें जो डिकम्पोजर्स हैं वो खा लेते हैं. क्लियर? वो ईट कर लेते हैं. एंड द कार्बन इन देयर बॉडीज इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड. और जो कार्बन है उनकी बॉडीज में प्रेजेंट जो कार्बन है वो अगेन एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाती है एज कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूड रहती है और ये साइकिल कंटिन्यूड रहने के साथ साथ जो कार्बन है वो सर्कुलेट होती रहती है. ऑल्सो इन सम कंडीशंस डिकम्पोजिशन इज ब्लॉक्ड. कुछ ऐसी भी कंडीशंस आती है जहाँ पे जो डिकम्पोजिशन है वो ब्लॉक ही हो जाता है. The plant and animal materials may then be available as fossil fuels in the future for combustion. जो डिकम्पोज यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है वहां पे जो प्लांट एनिमल्स मटेरियल्स होते हैं वो किसके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, वो एज अ फॉसिल फ्यूल अवेलेबल रहेंगे इन द फ्यूचर फॉर द कंबशन पर्पस. सिंपल सी बात है, कार्बन जो सर्कुलेट हुई सिंपली या तो वो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रेस्पिरेशन के थ्रू अगेन आ जाएगी या फिर जब एनिमल या प्लांट डाई हो जाएंगे तो उनकी जो डेड बॉडीज हैं वहां से कार्बन एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगी. थर्ड, यदि उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाया, उनकी डेड बॉडीज से कार्बन एटमॉस्फेयर को नहीं मिल पाई, तो बची कुछ जो हमारी कार्बन है वो फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में फ्यूचर के लिए यूज आ जाएगी. क्लियर? तो ये जो कार्बन की साइकिल है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो CO2 इन एटमॉस्फेयर हम यहाँ से लेके चलते हैं. क्लियर? तो सबसे पहले हम एक फर्स्ट साइकिल हम ये वाली लेते हैं दैट जो एटमॉस्फेयर है वो कार्बोनेटेड वाटर्स में फॉर्म हो रही है और यहाँ से लाइमस्टोन का फॉर्मेशन होता है. सेकेंड साइकिल हम ये लेके चलते हैं CO2 इन एटमॉस्फेयर, यहाँ से ऑर्गेनिक प्लांट्स पे पहुंचती है वो जो प्लांट्स है वहां से कोल का फॉर्मेशन होता है. सेम जो प्लांट्स है वहां से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन भी होता है. जो प्लांट्स है वहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशन होता है. ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनसे पेट्रोलियम और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है. क्लियर? अब अगेन हम यहाँ पे जाते हैं तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनसे अगेन जो CO2 है एटमॉस्फेयर में वो रिलीज हो सकती है. और ये लास्ट स्टेप ये है कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल्स का फॉर्मेशन हुआ, प्लांट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से एनिमल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ, तो रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से वो अगेन CO2 एटमॉस्फेयर में पहुंच सकती है. तो ये जो साइकिल है कार्बन की कंटिन्यूड रहती है और यही जो साइकिल है इसी को हम कार्बन साइकिल बोलते हैं. यही जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है इसी को हमने नेम दिया कार्बन साइकिल क्योंकि यहाँ पे कार्बन सर्कुलेट होती रहती है, उसका मूवमेंट होता रहता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इज दैट क्लियर? सो बाय द वे इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क and today's question is what is combustion? You have to answer what is combustion and your time to start now. 1 2 3 4 5. Time's up. So have we answered about this question? Let's check out. Actually, combustion is a process of burning of fossil fuels to provide energy for various needs like cooking, transportation and industrial processes. नॉर्मली कंबशन कुछ भी नहीं है. कंबशन क्या है? एक वो प्रोसेस होता है जिसमें फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है. जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है. वो उस एनर्जी को हम अपनी जो वेरियस नीड्स है जैसे कुकिंग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हुए, उनमें हम उसे यूज कर लेते हैं. तो सिंपली कंबशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके उनसे एनर्जी गेट की जाती है. क्लियर? दैट कंबशन इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू प्रोवाइड एनर्जी for various needs like cooking, transportation and industrial process. Is that clear to you? So, what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने काफी चीजों के बारे में डिस्कस किया. Like that, सबसे पहले हमने डिस्कस किया about कार्बन. कार्बन की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में? कार्बन कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? कहाँ से हमें कार्बन मिल सकती है? कार्बन के सोर्सेस क्या हैं? आफ्टर दैट हमने कार्बन साइकिल के बारे में स्टडी किया.
कार्बन साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या रहती है और उसके बाद में कौन कौन सी स्टेप्स हैं जो कार्बन साइकिल में इन्वॉल्व रहती हैं. So I guess this was enough for this session. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.